Enlightenment, rising above thought. पावर ऑफ नाउ के इस हिस्से पे हम पहुंच चुके थे कि जब आप अपने जहन को, बल्कि अपने आप को, अपने कॉन्शियसनेस को अपने जहन के ख़यालों से, थॉट से आज़ाद कर लेते हैं, तो उसके बाद आप एनलाइटनमेंट अचीव करते हैं। नाउ एनलाइटनमेंट क्या है? राइजिंग अबव थॉट, अपने जहनी थॉट से मावरा होके जीना, दैट इज़ एनलाइटनमेंट। Once again, the closing nights of the month of June, the weather is really hot in Pakistan, and we are reading this section. Is not thinking essential in order to survive in this world? क्या इस दुनिया में survive करने के लिए thinking, सोचना तो बहुत ज़रूरी नहीं है? Your mind is an instrument, a tool. आपका जहन एक instrument है, एक tool है, एक आला है. It is there to be used for a specific task. ये ख़ास टास्क के लिए इस्तेमाल होने के लिए होता है। एंड व्हेन द टास्क इज़ कम्प्लीटेड यू ले इट डाउन, और जब वो टास्क बुरा हो जाए आप इसे रख देते हैं। एज इट इज़, आई वुड से अबाउट 80 to 90% ऑफ मोस्ट पीपल्स थिंकिंग इज़ नॉट ओनली रिपीटेटिव एंड यूजलेस बिकॉज ऑफ इट्स डिसफंक्शनल एंड ऑफ्टन नेगेटिव नेचर, मच ऑफ इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 80 से 90% लोगों की जो थिंकिंग है, सोचना है, वो बार बार एक ही चीज़ को सोचते हैं, रिपीटेटिव है और यूज़लेस है, बेकार की सोचें सोचते हैं। और इसकी डिसफंक्शनल और नेगेटिव थॉट्स होने की वजह से ये हार्मफुल भी हैं। ये सोचने का प्रोसेस नॉर्मली लोगों का नुकसानदेह भी है, क्योंकि इस थिंकिंग प्रोसेस में नेगेटिव थिंकिंग इन्वॉल्व है। सोचना बहुत हद तक नेगेटिव होता है, फिर रिपीटेटिव होता है, एक ही चीज़ को बार बार सोचते हैं। And it's also sometimes meaningless and useless. Observe your mind. अपने जहन का मुशाहिदा करें, and you will find this to be true. और आपको लगेगा कि ये सच है। अपने जहन में उठने वाली सोचों को सोचें, क्या वो किसी के ख़िलाफ़ गुस्सा नहीं पाल रही? क्या आपके जहन में किसी के बारे में कोई मनफी ख्याल नहीं आ रहा? क्या किसी के रवैये पे आप जहनी उलझनों का शिकार नहीं हैं? इट काज, क्या आपके जहन में उठने वाली थॉट्स जेलसी और डिफरेंट टाइप ऑफ अदर इनर डिजीज़ का शिकार नहीं हैं? इट काजेज़ अ सीरियस लीकेज ऑफ वाइटल एनर्जी। आपके अंदर जो ताकत और क़ुव्वत है उसकी लीकेज का बायस बनती है ये नेगेटिव थॉट्स और ये सब कुछ। दिस काइंड ऑफ कंपल्सिव थिंकिंग इज़ एक्चुअली एन एडिक्शन। इस किस्म की सोचों का बहाव दरअसल एक आदत, एडिक्शन बन जाता है, एक नशा बन जाता है। What characterizes an addiction? क्या चीज़ एक एडिक्शन को एडिक्शन बनाती है? कब हम किसी चीज़ को एडिक्शन या आदत या नशा कहते हैं? Quite simply this, you no longer feel that you have the choice to stop. कोई चीज़ एडिक्शन तब होती है जब आपको ये लगे कि आप उसको रोकने की चॉइस आपके पास नहीं है। You don't have a choice to stop that. उस चीज़ को रोकना आपके इख्तियार में नहीं है। So you are addicted to that. Okay. इट सीम्स स्ट्रोंगर देन यू, और ये चीज़ आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा ताकतवर ये चीज़ बन गई है और आप इसे रोक नहीं सकते। इट मीन्स यू आर एडिक्टेड टू इट, आप इसके आदी हो चुके हैं। इट आल्सो गिव्स यू अ फॉल्स सेंस ऑफ प्लेयर। ये आपको एक झूठा, एक फेक एहसास देता है खुशी का, ये नेगेटिव थिंकिंग, दैट इनवेरिएबली टर्न्स इनटू पेन, जो बिलाखिर तकलीफ़ में और दुखों में बदल जाती है। व्हाई शुड वी बी एडिक्टेड टू थिंकिंग? आखिर हम थिंकिंग के एडिक्टेड क्यों होते हैं? बिकॉज यू आर आइडेंटिफाइड विद इट, क्योंकि आपने ख़ुद को इसी के थ्रू ख़ुद को आइडेंटिफाई करते हैं। आपने ख़ुद को इसी के साथ नथी किया हुआ है, अपनी शनाख्त इसी के थ्रू आपने बनवाई हुई है। यू फील दैट इट इज़ यू, आप ख़ुद को आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू योर थिंकिंग। यू थिंक कि आपकी थिंकिंग आप हैं, which means that you derive your sense of self from the content and activity of your mind. It means कि आपका सेल्फ के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में जो एहसास है, जो सेंस है, जो फीलिंग है कि ये मैं हूँ, दिस इज़ माई सेल्फ, वो दरअसल आप ड्राइव करते हैं, अखज़ करते हैं उस सारे कंटेंट से, उस सारी एक्टिविटी से जो आपके जहन में हो रहा है। बिकॉज यू बिलीव दैट यू वुड सीज़ टू बी इफ़ यू स्टॉप थिंकिंग, क्योंकि आपको लगता है अगर आप ये सोचना बंद कर दें तो आप तो मर जाएंगे। As you grow up, you form a mental image of who you are. जैसे जैसे आप बड़े होते हैं
आप अपना एक ज़हनी इमेज बना लेते हैं अपने आप का, आपके ज़हन के अंदर एक आपका इमेज है कि मैं ये हूँ, वो आपने क्रिएट किया हुआ है बेस्ड ऑन योर पर्सनल एंड कल्चरल कंडीशनिंग, जो मशरूत है आपकी ज़ाती शर्तों पर और आपकी सकाफ़ती कंडीशंस पर, शराइत पर। कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ आपने ख़ुद को फ़िक्स किया हुआ है, रोका हुआ है, वो कंडीशनड किस्म के लेंसेज हैं जिनके थ्रू आप ख़ुद को देख रहे हैं। मसलन किसी इंसान ने ये समझा हुआ यार मैं ना बहुत सुस्त आदमी, आई एम अ लेज़ी पर्सन, आई कैन नॉट डू एक्टिव थिंग्स। नाउ यू हैव कंडीशनड योर इमेज इन योर माइंड। सम टाइम यू थिंक कि मुझे अगर एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती। इट्स यू आर ऑलवेज कंडीशनिंग द थिंग्स इन योर माइंड। वी मे कॉल दिस फैंटम सेल्फ द ईगो। हम इस किस्म के सेल्फ को ईगो कहते हैं, अना। इट कंसिस्ट ऑफ माइंड एक्टिविटी एंड कैन ओनली बी केप्ट गोइंग थ्रू कॉन्स्टेंट थिंकिंग। ये जहन की एक्टिविटी पर मुश्तमिल होती है एंड कैन ओनली बी केप्ट गोइंग, और ये सिर्फ इसी के थ्रू जारी रह सकती है थ्रू कॉन्स्टेंट थिंकिंग, मुसलसल की सोचों की वजह से। द टर्म ईगो मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। ईगो एक ऐसी इस्तिलाह है, अना, जिसका मुख्तलिफ लोगों के जहनों में मुख्तलिफ तसव्वुर है। दिस टोटल रिवर्सल ऑफ द ट्रूथ, the term ego means different things to different people, but when I use it here it means a false self। लेकिन जब मैं इसे यहाँ इस्तेमाल करूँगा तो इससे मेरी मुराद आपका झूठी ज़ात है, created by unconscious identification with the mind, जो आप लाशऊरी तौर पे ख़ुद को आपने अपने जहन के थ्रू आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसके थ्रू क्रिएट होने वाला आपका फॉल्स सेल्फ, आपका फेक इमेज अपनी ज़ात का। To the ego, the present moment hardly exists। आपकी उस अना के लिए, उस ईगो के लिए, उस सेल्फ कंकॉप्टेड इमेज के लिए लम्हा मौजूद मुश्किल एग्जिस्ट करता है। उसका वजूद ही नहीं है किसी लम्हा मौजूद का अना के लिए। वो या तो माजी के ख्यालों और हादसात के ज़ेर असर है या मुस्तकबिल के खौफ और उलझनों का शिकार है। ओनली पास्ट एंड फ्यूचर आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट। ईगो के लिए, अना के लिए सिर्फ माजी और मुस्तकबिल अहम समझे जाते हैं। दिस टोटल रिवर्सल ऑफ द ट्रूथ अकाउंट्स फॉर द फैक्ट। यह मुकम्मल तौर पे रिवर्सल, सच्चाई का मुकम्मल तौर पे ये उलट हो जाना, रिवर्स हो जाना, क्रिएटेड बाय द अनकॉन्शियस, दिस टोटल रिवर्सल ऑफ द ट्रूथ अकाउंट्स फॉर द फैक्ट दैट इन द ईगो मोड द माइंड इज़ सो डिसफंक्शनल। इसका मतलब ये है कि दरअसल में जब ये ईगो मोड पे लगा होता है, जब अना के ज़ेरे असर की माइंड होता है, ये मुकम्मल तौर पर डिसफंक्शनल हो जाता है, इसका अपना फंक्शन बाकी नहीं रहता। इट इज़ ऑलवेज कंसर्न विद कीपिंग द पास्ट अलाइव बिकॉज विदाउट इट हु आर यू। ये जहन हमेशा कोशिश करता है कि आपका माजी जो है वो बरकरार रहे, आपका माजी ज़िंदा रहे, या उसको दफन नहीं होने देता, उन यादों को जहन से हटने नहीं देता ये जहन, क्योंकि इसके बग़ैर आप हैं क्या फिर। आपका ये जो फॉल्स सेल्फ है, ये जो ईगोइस्टिक अप्रोच है कि आपकी ज़ात, ये जो तो सारी आइडेंटिफाई हो रही है थ्रू कंडीशनिंग ऑफ द पास्ट, कि ऐसे ऐसे किया था और यूं यूं हुआ था, अब भी शायद यूं यूं होना है। आपने पास्ट के हालात के ज़ेर असर अपनी लाइफ को अब भी उसी नज़र से देख रहे हैं। इट कॉन्स्टेंटली प्रोजेक्ट्स इटसेल्फ इनटू द फ्यूचर to ensure its continued survival and to seek some kind of release of or fulfillment there. It says, one day when this, that or other happens, I am going to be okay, happy and peace. ये इस किस्म का ईगो एक माइंड क्या करता है, ये कहता है अगर ये हो जाए ना तो मैं बड़ा फ्रेश हो जाऊँगा। स्टूडेंट समझते हैं अगर स्टडी हो जाए, अगर FSC इंटर हो जाए, ग्रेजुएशन हो जाए, ये अचीवमेंट हो जाए तो उसके बाद मैं हैप्पी हो जाऊँगा। कुछ यंग जनरेशन, टीन माइंडेड लोग ये समझते हैं दैट इफ़ दे गेट मैरिड, अगर उनकी शादी हो जाए तो उनकी लाइफ बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी। सो आफ्टर मैरिड दे थिंक दैट अगर ये मैरिज ना हुई होती तो उनकी लाइफ कितनी खुशियों भरी होती। सो वी आर ऑलवेज कंडीशनिंग द थिंग्स। Even when the ego seems to be concerned with the present, it is not the present that it sees. ईगो को अगर कभी प्रेजेंट, लम्हा मौजूद से का सामना करना भी हो तो ये इस पास प्रेजेंट का नहीं करती। It misperceives it completely because it looks at it through the eyes of the past. ये प्रेजेंट लम्हे को भी मिसपरसीव करती है, गलत समझती है, क्योंकि ये पास्ट के लेंसेज के थ्रू, माजी की निगाहों से प्रेजेंट को भी देख रही होती है।
or it reduces the present to a means to an end that always lies in the mind projected future, और ये present को एक source के तौर पे देखती है towards the future. It considers present as a means to end, not as an end in itself. So is consider it as the means to an end. And where is the end? ये एक ज़रिया है किसी end तक पहुँचने का present, और वो end क्या है? ज़हन का प्रोजेक्ट किया हुआ, ज़हनी प्रोजेक्टेड, माइंड प्रोजेक्टेड फ्यूचर कि ये होगा बाद में, और उसके मुख्तलिफ़ किस्म के मफरूज़े जो ज़हन में बने होते हैं, और प्रेजेंट को सिर्फ उस फ्यूचर की अचीवमेंट का एक सोर्स के तौर पे लेते हैं, एज अ मीन्स टू एन एंड. Then all right, observe your mind and you will see that this is how it works. Observe your mind. अपने ज़हन को observe करें, अपने ज़हन को देखें, and you will see that this is how it works. और आप देखेंगे कि वाकई ही ज़हन जो है वो ऐसे ही काम करता है. The present moment holds the key to liberation. हालांकि लम्हा मौजूद अपने अंदर एक की रखता है आज़ादी की, चाबी एक आज़ादी की, लिबरेट होने की. बट यू कैन नॉट फाइंड द प्रेजेंट मोमेंट एज लॉन्ग एज यू आर योर माइंड. लेकिन आप लम्हा मौजूद को हासिल नहीं कर सकते, प्रेजेंट टाइम को फील नहीं कर सकते जब तक आप नहीं हैं, बल्कि आपका ज़हन आप है. व्हेन अनटिल यू आर आइडेंटिफाइड विद योर माइंड, आप इस प्रेजेंट लम्हे को फाइंड नहीं कर सकते, इसे हासिल नहीं कर सकते, लम्हा मौजूद को फील नहीं कर सकते, इस तक पहुंच नहीं सकते, इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते. I don't want to lose my ability to analyze and discriminate. I would not mind learning to think more clearly in a more focused way, but I don't want to lose my mind. The gift of thought is the most precious thing we have. Without it, we would just be another species of animal. The predominance of mind is no more than a stage in the evolution of consciousness. Predominance है जो mind की, ये सिर्फ एक stage है, एक मरहला है शऊर के इर्तिका का. We need to go on to the next stage. हमें अगले मोड़ पे जाना है. Now as a matter of urgency, जो कि बड़ी फौरी ज़रूरत है हमारी. Otherwise we will be destroyed by the mind, वरना ज़हन हमें तबाह कर देगा, खा जाएगा. Which has grown into a monster, जो एक भूत का रूप इख्तियार कर चुका है. I will talk about this in more detail later. मैं आगे चल के इसकी वजाहत करूँगा. Thinking and consciousness are not synonyms. सोचना, सोचें और शऊर एक दूसरे के मुतरादिफ synonyms नहीं हैं. Thinking is only a small aspect of consciousness. सोचना शऊर का सिर्फ एक छोटा सा पहलू है. Thought cannot exist without consciousness, but consciousness does not need thought. सोच का, ख्यालों का, थॉट का वजूद शऊर के बगैर नहीं है, लेकिन शऊर सोचों का मोहताज नहीं होता. Enlightenment means rising above thought. Enlightenment, शऊर की रोशनी, ख्यालों की रोशनी का मतलब है ख्यालों से मावरा होकर जीना, इससे above, इससे ऊपर. Not falling back to a level below thought, ना कि थॉट से नीचे के किसी लेवल पे गिर जाना. The level of an animal or a plant, एक जानवर या पौधे के लेवल पे जिनमें थिंकिंग प्रोसेस नहीं होता. In the enlightened state, you still use your thinking mind when needed. Enlightened, इस रोशन ख्याली, रोशनी, शऊर की इस रोशनी की मंजिल पे पहुँच के भी आप ज़हन को इस्तेमाल करते हैं, मगर जब आपको ज़रूरत हो, आपकी मर्ज़ी हो. But in much more focused and effective way than before. पहले से ज़्यादा मुतवज्जे होकर और तवज्जो मरकूज़ करके फोकस्ड वे के साथ. You use it mostly for practical purposes. आप इसे ज़्यादातर अमली मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं. But you are free of the involuntary internal dialogue. लेकिन आप आज़ाद हो जाते हैं अंदर के involuntary mean जो ख़ुद ब खुद अंदर के आपके डायलॉग चलते हैं. ज़हन के गुफ्तगू किसी से आप कर रहे हैं, किसी के एतराज़ जो आपको बुरे लगे थे, ज़हन के अंदर आपके एक मुकालमा चाह रहा है, मैंने उसे ये कहना था, कैसे ये कहूँगा. तो ये कश्मकश जो ज़हन में बनी हुई है, इससे मावरा, अबव दिस यू गो. एनलाइटनमेंट की स्टेज पे आके, when you do use your mind, and particularly when a creative solution is needed and there is inner stillness,
और फिर अंदर का सुकून और ठहराव मिलता है। यू ऑसिलेट एवरी फ्यू मिनट्स और सो बिटवीन थॉट एंड स्टिलनेस, बिटवीन माइंड एंड नो माइंड। आप इसके दरमियान झूलते हैं, ख्यालों सोचों की दुनिया और सुकून और इत्मीनान की दुनिया, बिटवीन माइंड एंड नो माइंड। कभी ज़हन को एक्टिवेट करके उससे काम लेते हैं और कभी माइंड की वर्किंग को स्टॉप करके शऊर की दुनिया में रहते हैं। नो माइंड इज़ कॉन्शियसनेस विदाउट थाट। जहन का नो होना, जहन का स्टॉप होना, शऊर में होना है बट विदाउट थाट, बग़ैर सोचों के। ओनली इन दैट वे इज़ इट पॉसिबल टू थिंक क्रिएटिवली। सिर्फ इसी तरह मुमकिन है तख्लीकी तौर पे सोचना। बिकॉज ओनली इन दैट वे डज़ थाट हैव एनी रियल पावर। क्योंकि सिर्फ इसी हालत में, ख़याल में, थाट में कोई हकीकी ताकत होती है। थाट अलोन व्हेन इट इज़ नो लॉन्गर कनेक्टेड विद मच वास्टर realm of consciousness quickly becomes barren, insane and destructive. अकेली सोच जब तक ये कनेक्टेड ना हो शऊर की वसी दुनिया से, ये बंजर हो जाती है, पागल हो जाती है और तबाहकुन हो जाती है। द माइंड इज़ एसेंशियली अ सर्वाइवल मशीन। जहन एक बका की मशीन है। अटैक एंड डिफेंस अगेंस्ट अदर माइंड्स, गैदरिंग, स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। जहन के क्या काम है? ये हमला भी करता है, डिफेंस भी करता है दूसरे जहनों के ख़िलाफ़, और ये इंफॉर्मेशन मालूमात को इकट्ठी करता है, जहन में स्टोर करता है, इसका तज्जिया करता है, एनालिसिस करता है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ गुड एट। ये इसके कुछ अच्छे काम हैं, बट इट इज़ नॉट एट ऑल क्रिएटिव। लेकिन कोई क्रिएटिव काम नहीं है। ऑल ट्रू आर्टिस्ट वेदर दे नो इट और नॉट क्रिएट फ्राम अ प्लेस ऑफ नो माइंड, फ्राम इनर स्टिलनेस। सारे बड़े आर्टिस्ट, राइटर्स, स्कॉलर्स, क्रिएटिव वर्कर्स, आर्टिस्ट, पोइट्स, वो एक नो माइंड की प्लेस पे जाके अपने शऊर की और अंदर की स्टिलनेस और सुकून की हालत में जाके सब कुछ क्रिएट करते हैं। द माइंड देन गिव्स फॉर्म टू द क्रिएटिव इम्पल्स और इनसाइट। फिर जहन एक फॉर्म देता है, क्रिएटिव इम्पल्स और इनसाइट, अपने अंदर की बात। इवन द ग्रेट साइंटिस्ट हैव रिपोर्टेड दैट देयर क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज केम एट द टाइम ऑफ मेंटल क्विट्यूड। जब जहनी प्रोसेस को रोका तो साइंसदानों ने भी कहा उन्होंने तब अच्छे काम किए। Surprising result of a nationwide inquiry among America's most eminent mathematicians, including Einstein, to find out their working methods was that thinking plays only a subordinate part in the brief, decisive phase of creative act itself. सिर्फ एक मुख्तसर सा decisive phase में जहन जो है, thinking एक कुछ पार्ट प्ले करती है, जो कि सबऑर्डिनेट होता है, मातहत होता है किसी असल क्रिएटिव एक्ट के। कुछ उन्होंने जो दरियाफ्तें की, जो साइंटिफिक वर्क्स किए, जो क्रिएटिव तख्लीकी काम थे, उस तख्लीकी काम के आखिरी मरहले में कुछ थोड़ा सा तख्लीकी जो असल काम है उसके मातहत सोच का कुछ काम होता है। सो आई वुड से दैट द सिंपल रीज़न वाई द मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट आर नॉट क्रिएटिव इज़ नॉट बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू थिंक, बट बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू स्टॉप थिंकिंग। लिहाजा मैं जब ये कहता हूँ कि बड़ी सादा सी वजह है कि ज़्यादातर साइंसदान क्रिएटिव क्यों नहीं हैं, ये इसलिए नहीं है कि वो जानते नहीं कि सोचना कैसे है, बल्कि इसलिए नहीं है कि वो ये नहीं जानते कि सोचों को रोकना कैसे है। It was not through the mind, through thinking, that the miracle that is life on earth or your body was created is being sustained. ये ज़िंदगी का मोजज़ा जो वजूद में आया और आपकी बॉडी, और इसकी वजह से ये बाकी है, ये जहन और सोचना नहीं है। There is clearly an intelligence at work that is far greater than the mind. जहानत जो काम करती है वो जहन से कहीं आगे है। How can a single human cell measuring 1 out of 1000 of an inch in diameter contain instructions within its DNA that would fill 1000 books of 600 pages each? 1000 किताबें और उनमें से हर एक 600 सफ़ों की इतना छोटा सा डायामीटर, 1000 इंच का भी 1000वां हिस्सा इतने DNA और इतनी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैसे रखता है कि वो 1000 किताबें भर दे जिसके 600 सफ़ात हों। The more we learn about the workings of the body, the more we realize just how vast is the intelligence at work within it and how little we know. When the mind reconnects with that, it becomes the most wonderful tool. It then serves something greater than itself. जब हमें इंसानी जिस्म के वर्किंग को हम स्टडी करते हैं और हमें पता चलता है इंटेलिजेंस का, जहानत का, और जब माइंड उस इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट होता है तो कितने अजीम काम कर जाता है। सो दिस वाज आवर सेक्शन फॉर राइजिंग अबव the thinking, that is enlightenment.
इन चीज़ों को अब स्टॉप करके इन चीज़ों के बारे में सोचें कि जहन के थॉट्स का एडिक्शन से कैसे निकलना है। यहाँ से स्टार्ट होता है जो हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे, दैट इज़ इमोशन, द बॉडीज़ रिएक्शन टू योर माइंड। इमोशन क्या चीज़ है? जज्बा, जोश, ये ज़हनी सोचों के ऊपर होने वाला एक रिएक्शन, इसको हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।